कोलेजन पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम रशिया के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर ड्रोन से किए गए हमले की खबर को डिकोड करेंगे। रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन्स के जरिए राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक निवास पर हमला किया है और रशिया इसका जवाब जरूर देगा। दूसरी तरफ यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु के बाद वहां की राजनीति में आए खालीपन का विश्लेषण करेंगे। खालिदा जिया की आज 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यहां खास बात यह है कि शेख हसीना के निष्कासन के बाद से यह भारत के विदेश मंत्री की पहली ढाका यात्रा होगी और खालिदा जिया की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेख हसीना इस समय भी भारत की शरण में रह रही है। और आखिर में देश भर में ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज की स्ट्राइक को आपके लिए डिकोड करेंगे। देश भर के डिलीवरी बॉयज ने घोषणा की है कि वो साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के लिए अब होम डिलीवरी नहीं करेंगे। इसलिए आप भी सावधान रहिएगा और 31 दिसंबर को अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसमें अब परेशानी हो सकती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास पर ड्रोन्स के जरिए एक बड़ा हमला करने की कोशिश हुई है। यह एक ऐसा हमला है जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के निवास पर ड्रोन से हमलों की रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। यह है भारत के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने गहरी चिंता जताई है इस हमले को लेकर। रशिया का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने 28 और 29 दिसंबर की रात लंबी दूरी के 91 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यह हमला किया है और यह हमला रशिया के नोवगोराद प्रांत में हुआ है। लेकिन रशिया की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन्स को नष्ट कर दिया और इसमें रशिया का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का और कोई नुकसान इस हमले के दौरान हुआ है। यानी ये जो हमला है ये पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। रशिया ने कहा है कि हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन उस घर में मौजूद थे या नहीं, इस तरह की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने यह हमला वहां पर क्यों किया, जबकि ये जो जगह है ये रशिया की राजधानी मॉस्को से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। या तो उनके पास ये इंटेलिजेंस रही होगी कि राष्ट्रपति पुतिन शायद इस दिन इस घर में रहने वाले हैं, लेकिन रशिया ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि उस दिन राष्ट्रपति पुतिन इस घर में थे या कहीं और थे। इस हमले के ठीक पहले 27 दिसंबर को और हमले के बाद 30 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के क्रेमलिन में अपनी कई बैठकें की हैं, कई मीटिंग्स की हैं। इसका मतलब ये वहां पर क्रेमलिन में मौजूद थे और राष्ट्रपति पुतिन का ये आधिकारिक निवास जहां पर हमला हुआ है यह रशिया की राजधानी मॉस्को से करीब 600 किलोमीटर दूर है और आप इस समय उसी घर की ये सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर है उनका ये घर। यह राष्ट्रपति पुतिन के 4 आधिकारिक निवासों में से एक है और इन 4 घरों में मॉस्को का क्रेमलिन भी शामिल है जिसे रशिया की सत्ता का केंद्र माना जाता है और राष्ट्रपति पुतिन अपना सबसे ज्यादा समय मॉस्को के इसी क्रेमलिन में बिताते हैं। मॉस्को के पास ही राष्ट्रपति पुतिन का एक और निवास है और वो है रशिया के सोची शहर में। तो उनके 4 आधिकारिक निवास हैं और उन 4 में से एक आधिकारिक निवास पर यह हमला किया गया है। वर्ष 2023 में
रशिया के मीडिया ने दावा किया था कि राष्ट्रपति पुतिन के हर एक निवास तक जाने के लिए एक सीक्रेट रेलवे लाइन है, वहां पर रेलवे स्टेशन है और उसका एक पूरा बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है और उनके हर आधिकारिक निवास पर एक एयर डिफेंस सिस्टम हर समय तैनात रहता है और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पेंटसिर। यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स या किसी भी फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। और राष्ट्रपति पुतिन के जिस निवास पर हमला हुआ है वहां भी इसी तरह का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था और उस एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया। नवंबर 2024 में भारत ने भी रशिया के साथ पेंटसिर यानी इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक समझौता किया है और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण भी शुरू हो जाए। यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम में भारत ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और भारत भी इसे लेना चाहता है और यहां पर इसका निर्माण करना चाहता है। तो पहली बात तो यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आधिकारिक निवास पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। 91 ड्रोन उसमें शामिल थे, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन उस समय अपने उस आधिकारिक घर में थे या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह है एक पक्ष। रशिया इस हमले से बड़ा नाराज है और रशिया कह रहा है कि इसका एक जवाब जरूर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि इस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है और रशिया ऐसे आरोप लगाकर यूक्रेन पर अब और नए हमले कर सकता है और वो इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। रशिया ने आज कहा है कि वो इन हमलों का एक करारा जवाब देगा और रशिया की सेना ने जवाबी हमले के लिए अपने लक्ष्य और हमले का समय अभी से तय कर लिया है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया जल्द ही कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही यानी पिछले करीब 3 वर्ष और 10 महीनों से यह युद्ध चला आ रहा है और इस युद्ध में पहली बार राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। इससे पहले मई 2023 में भी मॉस्को के क्रेमलिन पर यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए हमला किया था और उस समय भी रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया था। आपकी दूसरी स्क्रीन पर मई 2023 का यह वीडियो है जब क्रेमलिन पर एक ड्रोन हमला किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए इस हमले की खबर से बड़े नाराज हैं और ट्रंप ने कहा है कि किसी के घर पर इस तरह का हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। This is not the right time. It's one thing to be offensive because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. अब देखिए इस हमले की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 दिसंबर को राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में 3 घंटे लंबी एक बातचीत हुई थी 28 दिसंबर को। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध को खत्म करने के समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इस हमले के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच शांति की कल्पना करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है और रशिया और यूक्रेन के बीच अब समझौता हो सकता है, शांति समझौता हो सकता है, उसके 2 दिन के बाद ही इस तरह का हमला हो जाता है, उसके अगले दिन ही बल्कि, तो इससे जो शांति प्रक्रिया है इसे जरूर नुकसान पहुंचेगा। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर इस हमले के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है। असल में क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संदेश में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उस दिन कहा था कि टुडे वी ऑल शेयर वन ड्रीम एंड वी हैव वन विश फॉर एवरीवन, मे ही पेरिश। इसका मतलब है कि आज हम सभी का एक ही सपना है और हम सब की एक ही कामना है
कि काश वो खत्म हो जाए। अब यहां पर वो कौन है, मे ही पेरिश, लोग इसका मतलब लगा रहे हैं कि यहां वो राष्ट्रपति पुतिन की बात कर रहे थे। Мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо. तो एक प्रकार से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश के लोगों को कि आप सभी अपने मन में एक ही कामना कीजिए, एक ही सोच रखिए कि वो बहुत जल्द खत्म हो जाए। अब वो कौन है, ये अपने अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है। ये जो एक प्रकार की उन्होंने बात कही अपने इस वीडियो में, या आप कह लीजिए कि ये जो उन्होंने प्रार्थना की उस दिन, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रशिया का दावा है कि उस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इशारा रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ था और वो उनकी मृत्यु की कामना कर रहे थे। और इस संदेश के 3 दिन के बाद ही राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक निवास पर ड्रोन्स के जरिए ये हमला हो गया। तो ये एक बड़ी बात है और सबसे खास बात यह है कि जिस घर पर यह हमला हुआ है, ये घर मॉस्को से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी घर को क्यों चुना गया? राष्ट्रपति पुतिन का ये जो घर है, ये उनके मनपसंद घरों में से एक है। लेकिन क्या राष्ट्रपति पुतिन उस दिन अपने इसी घर पर मौजूद थे, या फिर यूक्रेन को ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि उस दिन वो यहां पर रहेंगे? हमले के दिन, हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन वहां पर थे या नहीं थे, उनकी लोकेशन क्या थी, इसके बारे में अभी तक रशिया की सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इस हमले पर चिंता जताई है, इस हमले की आलोचना की है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस हमले पर अपनी गहरी चिंता जताई है। इसलिए ये हमला इस प्रकार का होगा कि अब आने वाले समय में जब ये नया वर्ष शुरू होगा तो इस हमले की चर्चा काफ़ी दिनों तक रहेगी और हो सकता है कि इस हमले के बाद रशिया की तरफ से भी कोई बड़ा हमला यूक्रेन पर हो जाए। आज की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं अब भी रुक नहीं रही हैं। अब बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। 29 दिसंबर को बांग्लादेश के मेहराबाड़ी इलाके में 42 वर्ष के एक हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस व्यक्ति का नाम है बाजेंद्र बिस्वास। इस हत्या का आरोप 29 साल के एक व्यक्ति पर लगा है और उसका नाम है नोमान मियां, जिसे बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश की पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा है कि यह घटना एक मजाक के रूप में हुई है। पुलिस के इस रवैये से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा भी अब एक प्रकार का मजाक बनकर रह गई है। पुलिस का कहना है कि मजाक में ही नोमान मियां ने अपनी सरकारी गन बाजेंद्र बिस्वास पर तान दी और गलती से गोली चल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि नफरत भी छिपी हुई है और वहां की पुलिस और वहां की सरकार जलाया जाता रहेगा, उनके घरों पर हमला होता रहेगा। और हर बार बांग्लादेश की सरकार और वहां की पुलिस कुछ और बहाना लगाती है। कभी कहती है कि इसके पीछे ईश निंदा का मामला है, कभी कहती है कि इस्लाम का अपमान किया गया इसलिए वहां की जो लोकल भीड़ है वो भड़क गई, कभी कोई और बात बताई जाती है, कभी कहा जाता है कि ये फिरौती का मामला था और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये मजाक में हो गई, गलती से हो गई। क्या इन मौतों पर कभी कोई जवाबदेही तय होगी या सब कुछ सिर्फ एक मजाक कहकर भुला दिया जाएगा? आज भारत और भारत के 100 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से ये सवाल जरूर करना चाहेंगे। अब आपको बांग्लादेश की एक और बड़ी खबर बताते हैं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष 80 वर्ष की खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद आज ढाका में निधन हो गया। उन्हें हार्ट और लिवर में गंभीर समस्याओं के साथ डायबिटीज की भी बीमारी थी और वो पिछले 19 दिनों से यानी 11 दिसंबर से ही वेंटिलेटर पर थीं, अस्पताल में थीं। उनकी जो तबीयत है लगातार बहुत खराब चल रही थी और इसके बावजूद कि वो वेंटिलेटर पर थीं, उनकी पार्टी के नेता चाहते थे कि वो इस स्थिति में भी चुनाव लड़ें।
सोमवार यानी 29 दिसंबर को खालिदा जिया का नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, लेकिन तब शायद किसी को यह नहीं पता था कि वो इस बार के चुनाव में जीवित ही नहीं रहेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने उनके निधन पर 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है और खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा और उन्हें ढाका के जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बिल्कुल बगल में दफनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक काम किया और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर 31 दिसंबर यानी कल ढाका जाएंगे और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद ये भारत के विदेश मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा है और खास तौर पर यह जानना भी दिलचस्प होगा कि इस समय खालिदा जिया की जो सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थीं शेख हसीना, वो भारत में रह रही हैं, भारत की शरण में इस समय हैं, भारत की प्रोटेक्शन में इस समय हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। आज ढाका के जिस अस्पताल में खालिदा जिया का निधन हुआ है, उस अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। उनके समर्थक बहुत भावुक थे, रो रहे थे, कुछ लोग दुआएं कर रहे थे और इस समय पूरे बांग्लादेश में एक मातम छाया हुआ है। দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই, এটাই হলো আমার ঠিকানা। এই দেশ, এই দেশের মাটি, মানুষই আমার সবকিছু। खालिदा जिया वर्ष 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर 1991 के उस इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें देख रहे हैं जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी। वर्ष 2001 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और अपने 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश में 10 वर्षों तक शासन किया था। ये पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब वो अपनी राजनीति के चरम पर थी। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है और इसे आप बैटल ऑफ बेगम्स भी कह सकते हैं। पहली बेगम है 80 वर्ष की खालिदा जिया जिनकी आज मृत्यु हो गई और दूसरी हैं उनसे 2 वर्ष छोटी 78 वर्ष की शेख हसीना जो निष्कासन के बाद आजकल भारत में रह रही हैं और जिन्हें बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन अब खालिदा जिया के राजनीतिक युग का अंत हो चुका है और अब उनके बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान के नेतृत्व में एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले करीब 35 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश में चुनाव खालिदा जिया के बिना होंगे और अगर आप इसे और थोड़ा और सोचें तो इस बार का जो चुनाव है उसमें ना तो खालिदा जिया हैं क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है और साथ ही शेख हसीना भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं क्योंकि वो भारत में है, वो वापस बांग्लादेश जा नहीं सकती। अगर जाएंगी तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने पर पहले ही रोक लग चुकी है। इसलिए ये बांग्लादेश का, वहाँ की राजनीति का एक नया युग शुरू हो रहा है और इस युग में ना तो खालिदा जिया हैं और ना ही शेख हसीना हैं। ये वो 2 बेगम हैं जो पिछले कितने दशकों से लगातार बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही हैं। एक की सरकार आती है,
कभी दूसरे की सरकार आती है और इन दोनों ने मिलकर लगातार कई दशकों तक वहां पर शासन किया है। बारी बारी से उन्होंने वहां पर शासन किया है और इस बार का जो चुनाव है उसमें ये दोनों बेगम ही गैर मौजूद रहेंगी। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव को बांग्लादेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और आज शेख हसीना ने खुद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी है। शेख हसीना भारत में है इस समय, बांग्लादेश जैसा मैंने आपको कहा वो जा नहीं सकती। दोनों के बीच में बहुत कड़वे संबंध रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं, लेकिन तब भी भारत में रहते हुए भारत से शेख हसीना ने अपनी श्रद्धांजलि खालिदा जिया के लिए भेजी है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है और इसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और वो 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को पहली बार बांग्लादेश लौटे हैं। तारिक रहमान ने अपनी मां खालिदा जिया के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें लिखी। एक तो उन्होंने ये लिखा कि बांग्लादेश के लिए खालिदा जिया ने पहले अपना पति खोया, अपनी संतान खोई और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी थी। और दूसरा, खालिदा जिया ने तानाशाही के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और आखिरी सांस तक उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा उनके पुत्र ने सोशल मीडिया पर लिखा। लेकिन इसमें भी एक विरोधाभास है। इसी बांग्लादेश में खालिदा जिया के पति और तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान करीब 1 वर्ष तक एक तानाशाह के रूप में सत्ता चलाते रहे। यही बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जिस परिवार ने बांग्लादेश पर बंदूक की ताकत के बल पर शासन किया, वही परिवार वहां लोकतंत्र की बहाली का दावा भी करता है। अब आप बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और वहां के आम लोगों की राय सुनिए, उनकी बातें, उनके बयान सुनिए जो खालिदा जिया के निधन को बांग्लादेश में एक युग का अंत बता रहे हैं। বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তার মৃত্যুতে জাতি এক মহান অভিভাবককে হারিয়েছে। এই গভীর শোকের মুহূর্তে আমি তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক সহকর্মী এবং অগণিত কর্মী সমর্থকদের প্রতি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার জন্য রাজপথে লড়ছি। আমাদের মাথার অভিভাবক ছিল সে, আমাদের রাজনীতির মাথার অভিভাবক ছিল সে। আজকে আমাদের মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তার জন্য। নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের সকল আপামর জনসাধারণের নেত্রী। তিনি শুধু দলীয় নেত্রী নয়, তিনি আমাদের রিক্সা চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক জনতা যারা আছেন সবারই এক আপসহীন নেত্রী। তিনি সবসময় চেয়েছেন এই দেশকে ভালোবেসে, এই দেশের তরে, এই দেশেই থেকে মানুষকে আগলে রেখে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। खालिदा जिया ने बांग्लादेश के राजशाही जिले की बोगोरा सीट से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी और इस बार भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है क्योंकि इसी इलाके में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान का घर है और जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। खुद खालिदा जिया ने भी वर्ष 1991, 1996 और फिर 2001 में इसी सीट से अपना चुनाव जीता था। और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में खालिदा जिया का जन्मदिन भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। खालिदा जिया का दावा है कि उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। यह दिन बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1975 में इसी दिन बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं। तो आप देख लीजिए वहां भी 2 खानदानों का ही शासन रहा है। एक शेख मुजीबुर रहमान का खानदान जिनकी पुत्री शेख हसीना है और दूसरा खालिदा जिया का खानदान जिनके पति भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान रह चुके हैं। शेख हसीना के समर्थक ये दावा करते हैं
कि खालिदा जिया ने जानबूझकर 15 अगस्त को ही अपने जन्मदिन के तौर पर चुना, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पूरा बांग्लादेश शोक मनाता था और उस दिन खालिदा जिया अपने जन्मदिन का जश्न मनाती थी। खालिदा जिया के सरकारी दस्तावेज, उनके स्कूल के रिकॉर्ड्स और उनके पासपोर्ट में उनके जन्मदिन की अलग अलग तारीखें थीं, जिस पर वर्षों तक विवाद चलता रहा और ये मामला अदालतों तक भी पहुंचा था। खालिदा जिया का जो जन्म हुआ था वो 1945 में हुआ था। अब वो 15 अगस्त को हुआ था या किसी और दिन हुआ था ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा दावा करती थी कि उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को अविभाजित बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था, जो इस समय पश्चिम बंगाल में है, भारत में है। और तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और जलपाईगुड़ी के लोग आज भी खालिदा जिया को याद करते हैं। उसको घर पहले जन्मो इधर ही किया, इसको जन्म होके इधर में पढ़ाशुना किया। इसको बाद जब एक्सचेंज हुआ घर, हिंदू खालिदा जिया का फैमिली बांग्लादेश चल गया। बांग्लादेश को अमरेंद्र चक्रवर्ती इधर आया, ये घर खरीद किया, तो इधर में वो रहता था। अभी देखते हैं ये बांग्लादेश को उसको रिलेटिव बहुत दिन से इधर आता है, उसको जन्म स्थान देख के जाता है। हैं ये खालिदा जिया किधर जन्म गया क्या किया, वो बहुत लोग इधर आता है। वर्ष 1960 में खालिदा जिया की शादी जियाउर रहमान से हुई थी, जो पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने, फिर 1976 में बांग्लादेश के तानाशाह बने और फिर अगले साल वर्ष 1977 में वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना ने खालिदा जिया को भी नज़रबंद कर दिया था। वो जुलाई से दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रही और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान की हार के बाद खालिदा जिया को रिहा किया गया था। यानी उनकी रिहाई सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़कर उसे पराजित किया था। तो इन दोनों के साथ ही भारत का एक बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। खालिदा जिया इसलिए रिहा हो पाई क्योंकि हमारी सेना वहां जाकर बांग्लादेश के लोगों के लिए लड़ी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया और तब खालिदा जिया पाकिस्तान की जेल से, उनकी कैद से रिहा हो पाई। कितनी बड़ी मदद भारत ने की। इसी प्रकार से अब शेख हसीना को भारत ने संरक्षण दिया है। शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर वहां से भागी रातों रात, तो आज शेख हसीना भारत में रह रही हैं। भारत में उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। इसलिए चाहे खालिदा जिया हो चाहे शेख हसीना हो, दोनों की मदद भारत ने की है। लेकिन इसके बावजूद खालिदा जिया की राजनीति को अक्सर भारत विरोधी माना जाता था। बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और शेख हसीना हमेशा एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही है। लेकिन वर्ष 1987 में पहली बार इन दोनों नेताओं ने मिलकर बांग्लादेश की तत्कालीन सैन्य तानाशाही का विरोध किया था और उसके खिलाफ रैलियां भी की थी। और फिर करीब 15 वर्षों की सैन्य तानाशाही के बाद वर्ष 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए लोकतांत्रिक तरीके से, जिसके बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अब उनके निधन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया है। वैसे बांग्लादेश की राजनीति भी पाकिस्तान की राजनीति की तरह है। वहाँ पर जैसे ही सरकार बदलती है सब कुछ बदल जाता है। खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच ये जो आपस में लड़ाई चलती रही, राजनीतिक लड़ाई, वहाँ भी यही होता है। या तो राजनीतिक हत्या होती है, या अपने विरोधी को जेल में डाल दिया जाता है, और या फिर उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अगर अभी आप देखें, खालिदा जिया के जो पुत्र हैं 60 साल के, वो 17 साल के निष्कासन के बाद अब बांग्लादेश आए हैं। 17 साल तक वो लंदन में रहे, बांग्लादेश में आ नहीं सकते थे जब तक कि शेख हसीना का शासन था। अब वही काम शेख हसीना के साथ हो रहा है। अब वहाँ पर शासन बदल गया, अब शेख हसीना का निष्कासन हो गया। शेख हसीना इस समय भारत में है और कोई नहीं जानता कि इसके बाद वो कब बांग्लादेश लौटेंगी। शायद तभी लौट पाएंगी जब बांग्लादेश में एक और परिवर्तन आएगा, और हो सकता है तब, जैसे आज खालिदा जिया के पुत्र ने उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाया है, हो सकता है शेख हसीना के जो पुत्र हैं वो भी आगे चलकर उनकी पार्टी की कमान ऐसे ही संभालें। और इसी प्रकार से ये दोनों राजनीतिक खानदान जो हैं ये बांग्लादेश की राजनीति को ऐसे ही डोमिनेट करते रहेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, कभी राजनीतिक हत्याएं,
कभी जेल और कभी निष्कासन की राजनीति। अब आपको अपने देश भारत में वापस लाते हैं और भारत की एक नई चुनौती आपको दिखाते हैं, और वो चुनौती है कि भारत की सड़कों पर आज कानून तोड़ना सबसे आसान काम है। किसी भी देश की सड़कें उसकी नसों की तरह होती हैं, और ये नसें अगर फटने लगें, उन नसों में से खून रिसने लगे, तो ये फिर शरीर की तरह देश को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे देश की सड़कें भी उन धमनियों की तरह बन गई हैं जो अब फटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अब इन धमनियों में से धीरे धीरे खून रिस रहा है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे अच्छी खासी सड़क है, कोई गड्ढा नहीं है, सड़क की चौड़ाई बिल्कुल ठीक ठाक है। एक सड़क जाने वालों के लिए है, दूसरी सड़क आने वालों के लिए है। लेकिन इस सड़क पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस सड़क पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। इस सड़क पर ना तो कोई रॉन्ग साइड है, ना राइट साइड है, ना इंडिकेटर का इस्तेमाल है। इस सड़क पर एक ओवरलोडेड ट्रक और एक बोलेरो जीप की टक्कर हुई, जिसकी पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। इस दुर्घटना में आप किसकी गलती मानते हैं? बोलेरो के ड्राइवर को राइट टर्न लेना था, लेकिन उसने ना तो इंडिकेटर दिया, ना ही पीछे मुड़कर देखा कि कौन सी गाड़ी आ रही है, और अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा है। वैसे तो ट्रक अपनी लेन में था, लेकिन यह ट्रक ओवरलोडेड था। इसमें जरूरत से ज्यादा सामान भरा हुआ था। इस ट्रक की बॉडी इतनी कमजोर थी कि वो सामान के बोझ को संभाल नहीं सका, और जरा सी टक्कर होने के बाद यह ट्रक पलट गया, और इसकी जो पीछे की बॉडी थी वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई, और इसमें इतना सामान था कि बोलेरो गाड़ी जो है वो इसके नीचे आकर एक प्रकार से पिस गई। अब आप पूरा वीडियो देखिए। असल में इस ट्रक को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था। बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो वहां से भाग गया। इसलिए भाग गया क्योंकि वो भी जानता था कि उसने सारे कानूनों को तोड़ा है। इस घटना में गलती एक की नहीं है, दोनों ड्राइवर्स की गलती है। आप जब भी सड़कों पर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि गलती दोनों तरफ से हो रही है। अब ऐसे में आप किसे दोष देंगे? इसमें दोष है हमारे सिस्टम का। कितनी हैरानी की बात है कि हमने शानदार सड़कें बना ली, लेकिन इन शानदार सड़कों पर गाड़ी चलाने का जिम्मा ऐसे लोगों को दे रखा है जिन्हें ट्रैफिक के नियमों का कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसे लोगों को ठीक से ना तो गाड़ी चलानी आती है, ना अनुशासन है, और ना ही नियमों की कोई परवाह है। ऐसे ड्राइवर अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों की मौत होती है जिसमें गलती असल में दूसरे ड्राइवर की होती है। आपने भी देखा होगा, आप बिल्कुल ठीक सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरे ड्राइवर की गलती की वजह से कई बार जो लोग सही गाड़ी चला रहे होते हैं वो भी दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। आज हमारी सरकार और समाज को सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक को गंभीरता से लेना होगा। जैसे एक गाड़ी अगर गलत हाथों में चली जाती है तो ये उतना ही खतरनाक है जितना एक गलत आदमी के हाथ में बंदूक को दे देना। अब जरा भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है वो भी देखिए। पूरी दुनिया में भारत को सबसे युवा देश माना जाता है, लेकिन कुछ युवा पूरे देश के युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। इन युवाओं को देखिए, इनके पास लेटेस्ट गाड़ियां हैं, महंगे स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में इन सारी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, संसाधन है, लेकिन सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये युवा रील्स बनाने के लिए सड़क पर खुलेआम स्टंट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, इनमें से अगर कोई भी गाड़ी बेकाबू हो जाए तो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। इन युवाओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये लड़के स्टंट वाली रील्स बनाकर खुद को हीरो बनाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि जब वो ऐसे स्टंट करेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और लोग इन्हें हीरो मानेंगे। लेकिन ये असली हीरो नहीं है, क्योंकि असली हीरो वो होता है जो ताकत के साथ संयम बरतता है।
ताकत का कहां प्रयोग करना है अच्छे से जानता है, लोगों को परेशान नहीं करता बल्कि लोगों की मदद करता है, लोगों की रक्षा करता है, वो होते हैं हीरो। ये हीरो नहीं है। अब दिल्ली पुलिस ने स्टंट करते हुए इन हीरोज को 1 ही मिनट में जीरो बना दिया और इनके रील का जवाब रील्स बनाकर ही दिल्ली पुलिस ने दिया है। आप भी देखिए। तो असल में दिल्ली पुलिस ने इन्हें 1 मिनट में हीरो से जीरो बना दिया, इन्हें जोकर बना दिया। और आप सबसे भी हम यही कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार के स्टंट करते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। वो सिर्फ अपने वीडियोस डालते हैं स्टंट करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए, और सोचते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और इस देश का समाज उन्हें एक हीरो मानेगा, कहेगा कि देखिए आप कितने बहादुर हैं। आपसे हमारी यही अपील है कि ऐसे लोगों को ना तो आप देखिए, और अगर ऐसी रील्स आपके सामने आती हैं तो उन्हें लाइक करने के बजाय इन्हें रिपोर्ट कीजिए। आपके यहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, आपके यहाँ लोकल प्रशासन जो है उसे रिपोर्ट कीजिए। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी ऐसे रील्स डाल रहा है उसे आप तुरंत रिपोर्ट कीजिए। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक इन लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। ये इसी गलतफहमी में जीते रहेंगे कि ये हीरो बन रहे हैं, हीरो दिख रहे हैं, और अगर ये ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करेंगे। इनकी इस गलतफहमी को पुलिस तो तोड़ ही रही है। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद इनकी गाड़ी जब्त की, साथ ही इनकी एक रील बनाई उन्होंने और उस रील को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, और इनके रील का जवाब दिल्ली पुलिस ने रील से ही दिया है, क्योंकि शायद यही भाषा इनको समझ में आती है। इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना चाहिए। आप दिल्ली पुलिस के इंस्टाग्राम के हैंडल पर जा सकते हैं या सोशल मीडिया के हैंडल पर जा सकते हैं, और इस रील को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि देश भर में जो ऐसे युवा हैं जिन्हें यह गलतफहमी है कि वो हीरो बन रहे हैं ऐसा करके, उन्हें ये समझ में आए, और ऐसे लोगों को आपको पूरी दुनिया के सामने इनका बहिष्कार करना चाहिए। भारत आज विकास और अव्यवस्था के बीच फंसा हुआ एक देश बन गया है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ अव्यवस्था है। हमारे देश में शानदार एक्सप्रेस वेज हैं, हाईवेज हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं, शानदार पुल बन रहे हैं, महंगी, सुरक्षित और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां भारत की सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में लोगों का ट्रैफिक सेंस भी अपग्रेड हुआ है? गाड़ियां तो अपग्रेड होकर आ रही हैं, नए नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की जो जिम्मेदारी है यातायात के नियमों को लेकर, क्या वो भी अपग्रेड हो रही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे देश में वर्ष 2021 में 4,12,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। अगले साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़कर 4,61,000 हो गई, जिनमें 1,68,000 लोग मारे गए, और फिर 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े कितने डराने वाले हैं, इसे समझने के लिए अब आप एक तुलना देखिए। हमारे देश में आतंकवाद की वजह से पिछले 25 वर्षों में 23,324 लोगों की मौत हुई, जबकि एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 25 वर्षों में आतंकवाद से जितने लोगों की मौत हुई, उससे 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में हो गई। फिर भी हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोग जागरूक नहीं हो रहे। हर रोज आप खबरों में, सोशल मीडिया पर इन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की तस्वीरें अक्सर देखते रहते हैं।
आज बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। हमारे देश में सड़कों पर गाड़ी चलाना और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेना सबसे आसान काम माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले केंद्रों को भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है। अब भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करने का समय आ गया है। इसे खत्म करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे सड़क को कोई खेलों का मैदान ना समझ ले। ये खेल का मैदान नहीं है। सड़कों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी गंभीरता से आप हवाई अड्डे के रनवे को लेते हैं। यातायात नियमों में बदलाव करके सजा और जुर्माने दोनों को बढ़ाना पड़ेगा और सख्त करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के लोगों में ये डर रहे। हमारे देश में यातायात के जो नियम हैं उन्हें बेहद सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। और वो लागू कैसे होगा? परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कस के इन विभागों को जीरो करप्शन विभाग बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन यही होता है। क्योंकि आप जब चालान 5,000 से 10,000 का कर देते हैं और उसके बाद अगर कोई रिश्वत लेकर असल में होता यह है कि जैसे ही आप चालान बड़ा करते हैं, रिश्वत की अमाउंट भी बड़ी होती चली जाती है। आप जो बसों में आग लगने की घटनाएं देख रहे हैं आजकल, वो इसीलिए तो हो रही हैं क्योंकि प्रशासन जो है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग हैं, वो ऐसी बसों को, इस प्रकार के ट्रकों को पैसा लेकर, रिश्वत लेकर सड़कों पर चलने की इजाजत दे देते हैं। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अब कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी ना तो लेफ्ट मुड़े और ना ही राइट मुड़े। गाड़ी तभी राइट मुड़ेगी जब आप पहले इंडिकेटर देंगे। इस साल डिकोड का ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। एक दिन बाद नए साल की शुरुआत होगी। इसलिए आज मैं देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार और कार कंपनियों को एक सुझाव देना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि गाड़ियों में न केवल लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स कंपलसरी हों, बल्कि यू टर्न के लिए भी एक अलग इंडिकेटर होना चाहिए। इन सुझावों को लागू करके नए साल पर कम से कम हम अपनी सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। नया साल शुरू होने में अब 27 घंटे से भी कम का समय बचा है, बस होने ही वाला है। और ऐसे में हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश में हिल स्टेशंस और मंदिरों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। एक तरफ हिल स्टेशंस पर लोग संगीत के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टी के साथ, संगीत के साथ नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मंदिरों में लोग शांति, प्रार्थना और भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है, जिसमें नए साल की शुरुआत या तो भगवान के दर्शन से की जाती है और या फिर कहीं बाहर जाकर पार्टी के साथ शुरू की जाती है। और यही वजह है कि जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। नए साल से पहले मंदिरों में ऐसी भीड़ है जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक पर्व हो। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा हुआ है और पुलिस का कहना है कि लगभग 4 से 5 लाख लोग हर रोज काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं। अगले 2 दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ इस समय है। मंदिर के बाहर वृंदावन की गलियों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो मानते हैं कि अगर साल की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से हो जाए तो पूरा साल मंगल में रहेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक आस्था का केंद्र भी बन चुका है। उत्तर भारत ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी मंदिरों में बहुत भीड़ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यही हाल है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में लंबी कतारें लगी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी बिल्कुल यही है। देश भर के अलग अलग मंदिरों से अब आपको हम ये तस्वीरें दिखाते हैं। रोज रोज भोला भांग घटबाबे कुंडा टूट गया, फिर नहीं आऊंगी नगरिया में, फिर नहीं आऊंगी नगरिया में।
एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल दिसंबर में काशी में करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पिछले साल दिसंबर में काशी में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। दिसंबर में मथुरा में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जबकि इस साल सिर्फ दिसंबर में ही अयोध्या में करीब 6 करोड़ श्रद्धालु राम मंदिर आ चुके हैं। इतने लोगों के आने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में देश के सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ने वाली है। मंदिरों की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में नए साल पर सिर्फ तारीख नहीं बदलती, बल्कि विश्वास के साथ जीवन की एक नई शुरुआत होती है। और अब आप देखिए कि जो लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा भक्तिमय माहौल है, सब बहुत भक्ति में है, शिवमय माहौल है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत ही अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बस सब मिल गया। हमें यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे लेडीज़ की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है। बहुत ही आराम से हम दर्शन कर रहे हैं। बच्चों को भीड़ ने भी आराम दर्शन किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोमनाथ का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों ने 4 बार दर्शन किए। लाइन में इतने इजीली होकर आपको दर्शन हो रहे हैं ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस गर्मी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बाकी सब अच्छा है। कैसी भीड़? बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी तो न्यू ईयर का टाइम है थोड़ा सा, इसलिए और ज्यादा भीड़ है। दर्शन करने आए हैं हनुमान बाबा के। बहुत सही है, इतनी भीड़ नहीं है। वृंदावन का अनुभव बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ बहुत आनंद, मतलब लोग भी काफी अच्छे हैं, यहाँ सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धार्मिक स्थल पर भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेकेशन पर जाना चाहते हैं, साल के अंत में छुट्टियों पर जाना चाहते हैं। और भारत में अगर जाना है तो उनका मनपसंद जो जगह है या तो गोवा है और या फिर हिल स्टेशंस पर वो जा रहे हैं। इसीलिए हिल स्टेशंस पर भी भीड़ जो है वो बहुत बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर प्रमुख हिल स्टेशन पर भारी भीड़ है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम इस समय पर्यटकों से भरे हुए हैं। आप तस्वीरें यहां पर देख लीजिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर ये सारी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे शिमला हो, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, म्यूजिक के साथ थिरक रहे हैं और वो कुछ इस प्रकार से नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं। अबे अनिल खाली है ना, बे खाली है ना। और अगर आप सड़कों का हाल देखेंगे, खास तौर पर हिल स्टेशन जाने के लिए, तो इस समय हिल स्टेशन जाने के लिए जो सड़कें हैं, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में भी लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स भी इस समय आपको देखने को मिलेंगे। सड़कों पर कई कई किलोमीटर के ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं। अब सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। कोई मंदिर से शुरू करना चाहता है नए साल को, कोई वेकेशन के साथ करना चाहता है, कोई संगीत के साथ नए साल में जाना चाहता है, कोई पार्टी करके जाना चाहता है। बहुत सारे लोग विदेशों में भी इस समय गए हुए हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। लेकिन हम अभी से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कल भी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, 1 तारीख को भी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी से आपको नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं इस ब्रेक से पहले। और ब्रेक के बाद हम 31 दिसंबर को ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज़ की हड़ताल के बारे में आपको बताने वाले हैं। डिलीवरी बॉयज़ ने यह ऐलान किया है कि वो 31 तारीख को काम नहीं करेंगे और हो सकता है कि आप में से जो लोग घर पर ऑनलाइन खाना मंगाना चाहते हैं 31 दिसंबर को, या वो बाकी की चीज़ें आप मंगाते हैं, आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इस ब्रेक के बाद सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक
जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। कल यानी 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है, लेकिन आज जश्न के साथ साथ एक सवाल भी उठ रहा है। आज देश भर के गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। और अब सवाल यह है कि ये लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। दरअसल गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जो एक एक डिलीवरी या एक एक राइड के हिसाब से काम करते हैं। ना तो इनकी कोई तय सैलरी होती है, ना इनकी कोई तय नौकरी होती है, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, कोई बीमा नहीं और एक्सीडेंट या बीमारी की हालत में कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये गिग वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल कर रहे हैं। और इनके जो संगठन हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, घोषणा की है कि 31 दिसंबर को इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। इस हड़ताल में देश भर के लाखों डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को इन्होंने एक पत्र लिखा है, इनकी यूनियन ने, और उस पत्र में इन्होंने 6 बड़ी मांगें रखी हैं। ये मांगें क्या हैं? जैसे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर श्रम कानून लागू होने चाहिए। जान जोखिम में डालने वाले ये 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम पर रोक लगनी चाहिए। बिना वजह आईडी ब्लॉक करने और जुर्माना लगाने की परंपरा बंद होनी चाहिए। इनका वेतन तय करने का जो तरीका है वो पारदर्शी होना चाहिए। डिलीवरी बॉयज को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और आज इन लोगों ने, जो श्रम मंत्री हैं, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। और उनका कहना है कि इस समय जो हमारे काम करने का माहौल है वो बहुत ख़राब है। और इसमें ये कह रहे हैं कि नियरली 40,000 डिलीवरी वर्कर्स अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ नेशन वाइड फ्लैश स्ट्राइक। ये 25 दिसंबर को उन्होंने की थी और अब वो 31 दिसंबर को एक और स्ट्राइक करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि ये मांगें उनकी मानी जाएं। अब देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है जो हम भी कई बार उठाते हैं कि इन पर ये दबाव डाला जाता है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। ये जो ऐप्स हैं ये आपसे वादा करती हैं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, और जब ये डिलीवरी बॉयज़ लेट होते हैं तो फिर इन पर जुर्माना लगाया जाता है, इनके पैसे काट लिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह, कई बार तो ये यातायात के नियमों को तोड़कर भी सही समय पर आपका सामान लेकर आपके घर पर आ जाते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन इन्हें सही समय पर पहुंचना है, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये बंद होना चाहिए। आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा सा संयम दिखाना होगा। आपको भी इन डिलीवरी ऐप्स को ये बताना होगा कि भाई हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। 10 मिनट की बजाय अगर 20 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। आप इन लोगों को इतनी यातनाएं मत दीजिए। अब सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी पर इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कल यह हड़ताल होती है तो बाहर से खाना ऑर्डर करने पर आपको देरी हो सकती है, आपको कैब मिलना मुश्किल हो सकता है, और क्विक डिलीवरी की आदत जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको उसमें ब्रेक लगाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस सुविधा की हमें आदत हो चुकी है उसके पीछे किसी का पूरा दिन, पूरी मेहनत और पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। शायद कल डिलीवरी थोड़ी देर से आएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग बेहतर सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? हम भी ये मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज अगर उनकी वैल्यूएशन देखें, जो हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनकी वैल्यूएशन हज़ारों करोड़ में है। हम अपने आप को स्टार्टअप्स का देश मानते हैं। इनमें से बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां एक ज़माने में हुआ करती थीं, आज इनकी कीमत बाज़ार में हज़ारों करोड़ में चली गई है।
और इतनी कीमत के बाद भी इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वर्ष 2023 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर रिकॉर्ड 65 लाख से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए थे। ये तो पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं, 2023 का 65 लाख ऑर्डर 31 दिसंबर को प्लेस हुए थे। इस बार तो हो सकता है इससे भी ज्यादा किए जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कल ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए पहले से चेक कर लीजिएगा कि आपका सामान पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर नहीं पहुंचेगा तो कल बहुत समय के बाद एक बार बाजार जाकर देखिएगा और देखिएगा कि जब आप बाजार जाते हैं और खुद अपना सामान खरीद कर लाते हैं तो कैसा लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, और अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो फिर खुद से बात कीजिए। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।